जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजल अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्टिमनी ऑफ अकम्प्लिस। सह अपराधी जो होता है उसकी साक्ष्य पर कितना विश्वास किया जा सकता है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, सह अपराधी होता कौन है? सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए, सह अपराधी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपराध को कारित करने में भाग लेता है, या हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अपराध एक साथ करते हैं तो हम उन्हें सह अपराधी अकम्प्लिश के नाम से जानते हैं। और हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम में ये है, क्रिमिनल लॉ सिस्टम में हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे गंभीर मामले होते हैं जहां पर डायरेक्ट एविडेंस मिलना, साक्ष्य मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब ऐसी परिस्थितियों में जो स्टेट है, जो प्रोसिक्यूशन साइड है, वो कोशिश ये रहती है कि उनमें से किसी भी एक जो सह अपराधी है उसको अप्रूवर बना लिया जाए। अप्रूवर मतलब राज साक्षी, या जैसे हम सरकारी गवाह भी कह सकते हैं। तो जब एक अकम्प्लेस को हमने सरकारी गवाह बना लिया है तो वह अपने मित्रों के खिलाफ या उसके जो साथीगण थे जिन्होंने उसके साथ अपराध में भूमिका निभाई थी उनके अगेंस्ट में जब बोलता है, तब क्या उसकी साक्ष्य पर विश्वास करके बाकी के जो अभियुक्त गण हैं उनको सजा दी जा सकती है? सवाल ये है। तो इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे रिलेटेड एक चेंज आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। जी हाँ, इससे रिलेटेड हमें जो दो प्रोविजन मिलते थे जो कि बताते थे कि अकम्प्लिस की साक्ष्य पर कितना रिलाई किया जा सकता है या कितना विश्वास किया जा सकता है। तो ये प्रोविजन हमें मिलते थे सेक्शन 133 एंड 114 इलस्ट्रेशन बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और अब हमें ये प्रोविजन मिलते हैं अंडर सेक्शन 138 एंड सेक्शन 119 इलस्ट्रेशन बी ऑफ BSA 2023। चेंज क्या है, परिवर्तन क्या है, ये मैं आपको यहां सेक्शन पढ़ के बताता हूं। धारा 138 है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की। ये कहती है कि सह अपराधी किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, और कोई दोष सिद्धि, कोई भी कन्विक्शन सिर्फ इसलिए इलीगल नहीं है, अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी के संपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है। ये मेजर चेंज हुआ है। जी हाँ, यहां पर अगर हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की, तो उसकी धारा 133 एज इट इज थी, जो कि अब 138 है। बस इसमें एक चेंज किया गया है, यहां पर पहले असंपुष्ट हुआ करता था। इसका मतलब पहले उन्होंने यहां पर यह लिखा था कि सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोष सिद्धि, कोई कन्विक्शन सिर्फ इसलिए इलीगल या अवैध नहीं हो जाएगी कि वो किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है। इसका मतलब यह होता था कि पहले इसको बेयर रीड से यह समझ में आता था कि मात्र आप सह अपराधी की सोल जो टेस्टिमनी है उस पर भी दोषी ठहरा सकते थे। यद्यपि ये बेरेट की लैंग्वेज है, लेकिन बहुत सारे जजमेंट ऐसे हैं जिसमें यह कहा गया कि सह अपराधी की साक्ष्य पर विश्वास करना और मात्र इस आधार पर किसी को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा। इसी से रिलेटेड 2020 का भी बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया है, जिसका नाम है सोमा सुंदरम उर्फ सोमू बनाम राज्य द्वारा DCP 2020 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस मामले में भी यही कहा कि यह बहुत ही अनसेफ और अनसुरक्षित होगा यदि सह अपराधी की साक्ष्य, जो कि बाकी किसी अन्य साक्ष्य से संपुष्ट नहीं होती है, कोरोबोरेटेड नहीं होती है, उस पर रिलाई करके अगर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तो वो अनसेफ या असुरक्षित होगा। ये तो हुई पुरानी बात। साथ ही साथ हम इलस्ट्रेशन भी देखते हैं, एक धारा 119 दृष्टांत भी ये कहता है कि अगर न्यायालय चाहे, कोर्ट अगर चाहे तो ये प्रिज्यूम कर सकता है, मे प्रिज्यूम है, क्या प्रिज्यूम कर सकता है कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है, यानी कि कैसा है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। अगर कोर्ट को परिस्थितियों के दिन ऐसा लगता है तो ये इस टाइप की प्रिजम्पशन कर सकता है कि वो विश्वसनीयता के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। अब इन दोनों प्रोविजन को एक साथ मिलाकर पढ़ा जाता था तो ओवरऑल हम यही पढ़ते थे अब तक कि हाँ, एक तरफ जो है धारा 133 एविडेंस एक्ट ने जो है कोर्ट को ये छूट दे दी, ये परमिशन दे दी कि आप किसी भी अनकोरेबोरेटेड एविडेंस पर भी, अनकोरेबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ अकम्प्लिस पर रिलाई करके भी दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ धारा 114 दृष्टांत भी ने यह भी कह दिया कि लेकिन चूंकि वो व्यक्ति कैसा है, ये उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसलिए आप चाहें तो प्रिजम्पशन कर सकते हैं और
प्रिजम्पशन करके बाकी के एविडेंस पर विश्वास करने के बाद ही, संपुष्टि हो जाने के बाद ही उसको दोषी ठहराएं। लेकिन अब इसके बारे में सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं, दोनों जगह एक ही बात कह दी है। अब यहाँ पर जो असंपुष्ट वर्ड था, अनकोरोबोरेटेड वर्ड था, उसको कोरोबोरेटेड से यहाँ पर चेंज कर दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। तो अब दोनों का ओवरऑल इफेक्ट हम ये कह सकते हैं, चाहे धारा 119 दृष्टांत बी हो या फिर धारा 138 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, दोनों का हम जॉइंट इफेक्ट ये कह सकते हैं कि अब अगर यदि आप रिलाई करना चाहते हैं अकम्प्लिस की गवाही पर, उसकी साक्ष्य के आधार पर आप किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं, किसी अदर अभियुक्त को, किसी अदर पर्सन को, तो आपको हमेशा ही कोरोबोरेशन मैंडेटरी है। जी हाँ, अब आप मात्र इसकी साक्ष्य के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते जब तक कि आपकी संपुष्टि नहीं हो जाती है, अदर एविडेंसेस से चीजें कोरोबोरेट नहीं हो जाती हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको यदि काम का लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। Subscribe for more content.